नेतृत्व और रणनीतिक सोच की बात करते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान चाणक्य, मैकियावेली या sun tzu जैसे विचारकों की ओर जाता है। लेकिन पश्चिमी दर्शन में राज्य, शासन और मानव स्वभाव के आपसी संबंधों को सबसे गहराई से समझने वाले दार्शनिक थे अरस्तु। उनकी कालजयी कृति पॉलिटिक्स महज राजनीति विज्ञान की कोई शुष्क किताब नहीं है, बल्कि ये मानव मनोविज्ञान, संगठन निर्माण और सत्ता की गतिशीलता का एक अद्वितीय अध्ययन है। अरस्तु का सबसे पहला और बुनियादी विचार ये है कि मनुष्य स्वभाव से ही एक राजनीतिक प्राणी है। जून पॉलिटिकॉन, इसका अर्थ ये नहीं है कि हर व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, बल्कि इसका सीधा अर्थ ये है कि मनुष्य अकेले रहकर अपनी वास्तविक क्षमता, नैतिकता और बुद्धिमत्ता को कभी पूरी तरह प्रकट नहीं कर सकता। जो व्यक्ति बिना समाज या राज्य के पूरी तरह आत्मनिर्भर होने का दावा करता है, अरस्तु के शब्दों में वो या तो कोई जंगली जानवर है या फिर साक्षात ईश्वर। एक साधारण पशु केवल भोजन, सुरक्षा और अपनी बुनियादी जैविक जरूरतों के लिए जीता है, लेकिन मनुष्य के पास लोगोस यानी तर्क, संवाद और सही गलत को पहचानने की विशेष क्षमता है। राज्य या किसी भी संस्था का निर्माण महज अस्तित्व बचाने के लिए नहीं, बल्कि एक उत्कृष्ट जीवन यानी यूडिमोनिया प्राप्त करने के लिए होता है। आज के कॉरपोरेट या सामाजिक संदर्भ में देखें तो कोई भी संगठन या टीम तभी फलता फूलता है जब उसके सदस्य एक साझे उद्देश्य के लिए साथ आते हैं। नेतृत्व की शुरुआत इसी समझ से होती है कि इंसान बुनियादी तौर पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उन्हें संगठित करने के लिए भय या दबाव से ज्यादा एक साझा नैतिक उद्देश्य और स्पष्ट दिशा की जरूरत होती है। जब तक कोई नेता अपने लोगों की इस सामाजिक प्रकृति और उनकी आंतरिक आकांक्षाओं को नहीं समझता, तब तक वो कभी एक स्थायी और प्रेरणादायी व्यवस्था का निर्माण नहीं कर सकता। मनुष्य जब अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है तो वो सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ होता है, लेकिन कानून और न्याय से अलग होने पर वो सबसे निकृष्ट बन जाता है। ये अरस्तु ने कहा है। परिवार से राज्य तक की यात्रा, शक्ति और सत्ता का मूल ढांचा। अरस्तु शक्ति और व्यवस्था की संरचना को समझने के लिए समाज के सबसे छोटे अंग यानी परिवार से अपनी बात शुरू करते हैं। वो समझाते हैं कि सत्ता एक जैसी नहीं होती, अलग अलग स्तरों पर अधिकार और जिम्मेदारी का स्वरूप बदल जाता है। एक परिवार के भीतर माता पिता, संतान और सेवकों के बीच जो संबंध होते हैं वे विशुद्ध रूप से असमान और एक तरफा नियंत्रण पर आधारित हो सकते हैं। जहां एक व्यक्ति दिशा तय करता है और बाकी उसका पालन करते हैं। कई परिवार मिलकर जब एक गांव का निर्माण करते हैं तो सुरक्षा और व्यापार की बुनियादी जरूरतें पूरी होती हैं, लेकिन जब कई गांव मिलकर एक आत्मनिर्भर, संप्रभु और नियमबद्ध इकाई का रूप लेते हैं, तब जाकर जन्म होता है पोलिस यानी राज्य का। यहाँ अरस्तु सत्ता के प्रकारों में एक बेहद महत्वपूर्ण अंतर स्पष्ट करते हैं। एक राजा या माली की प्रजा पर सत्ता और एक राजनेता या प्रशासक की स्वतंत्र नागरिकों की सत्ता। अरस्तु कहते हैं, एक सच्चे राज्य में नागरिकों पर शासन करना किसी गुलामों के झुंड पर हुक्म चलाने जैसा नहीं हो सकता। नागरिक समान होते हैं और राजनीतिक नेतृत्व की असली कला ये है कि आप समान लोगों के बीच समन्वय और सहमति कैसे स्थापित करते हैं। आधुनिक लीडरशिप में ये अंतर आज भी उतना ही प्रासंगिक है। एक तानाशाह बोस जो केवल आदेश थोपता है और कर्मचारियों को केवल संसाधन समझता है, वो कभी एक टिकाऊ संस्था नहीं बना पाता। इसके विपरीत एक दूरदर्शी लीडर अपनी टीम को स्वतंत्र और सक्षम साझेदार मानता है। अरस्तु सिखाते हैं कि अधिकार थोपने से सिर्फ दिखावटी आज्ञाकारिता मिलती है, लेकिन सहभागिता और साझा नियमों से सच्ची प्रतिबद्धता और निष्ठा पैदा होती है। सत्ता की वैधता इस बात से तय नहीं होती कि आपके पास बल कितना है, बल्कि इससे तय होती है कि आप उस शक्ति का इस्तेमाल पूरी व्यवस्था की सामूहिक भलाई के लिए किस तरह करते हैं। नेतृत्व और नागरिकता, कौन है सच्चा नागरिक और योग्य नेता? पॉलिटिक्स के तीसरे खंड में अरस्तु एक मौलिक सवाल उठाते हैं। वास्तव में एक नागरिक कौन है और एक अच्छे नेता में कौन से गुण होने चाहिए? अरस्तु के अनुसार नागरिक सिर्फ वो नहीं है जो किसी भौगोलिक सीमा के भीतर रहता है या जिसे कानूनी पहचान मिली हुई है। सच्चा नागरिक वो है जो निर्णय लेने की प्रक्रिया और न्याय शासन में सक्रिय रूप से भाग लेता है। इसी तरह नेतृत्व कोई पद या जन्मजात विशेषाधिकार नहीं, बल्कि एक व्यवहारिक योग्यता और नैतिक साधना है।
अरस्तु का एक प्रसिद्ध सिद्धांत है, जो कभी आज्ञा का पालन करना नहीं सीख सकता, वो कभी एक अच्छा सेनापति या शासक नहीं बन सकता। एक सच्चे राजनेता को शासित होना और शासन करना दोनों कलाओं में निपुण होना चाहिए। इसके लिए केवल किताबी ज्ञान काम नहीं आता, इसके लिए आवश्यकता होती है फ्रोनेसिस यानी व्यवहारिक विवेक की। व्यवहारिक विवेक वो क्षमता है जिससे एक नेता जटिल, अनिश्चित और दबाव भरी परिस्थितियों में सही समय पर सही निर्णय ले सके। अरस्तु नेता के व्यक्तिगत चरित्र पर अत्यधिक बल देते हैं। वे मानते हैं कि एक भ्रष्ट या असंयमी व्यक्ति चाहे कितना भी चतुर क्यों ना हो, वो अंततः विनाश ही लाएगा। नेतृत्व का सार ये है कि शासक अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को पूरे समूह के साझा हित यानी कि कॉमन गुड के अधीन रखे। जब किसी नेता के भीतर निष्पक्षता, न्यायप्रियता और आत्मनियंत्रण जैसे गुण होते हैं, तभी जनता उसमें विश्वास जताती है। आज के कॉरपोरेट और राजनीतिक परिदृश्य में भी वही लीडर लंबे समय तक टिकते हैं जो जमीनी हकीकत को समझते हैं, जिन्होंने नीचे से ऊपर तक काम का अनुभव किया है और जिनके पास संकट के समय स्पष्ट नैतिक दिशा होती है। जो स्वयं कभी शासित नहीं हुआ, वो कभी एक महान शासक नहीं बन सकता। सच्चा नेतृत्व सेवा और अनुशासन की भट्ठी में तप कर ही निकलता है। अरस्तु ने कहा है ये शासन प्रणालियों का वर्गीकरण, सही बनाम विकृत तंत्र। अपने समय के 150 से अधिक संविधानों और नगर राज्यों की व्यवस्थाओं का गहन अध्ययन करने के बाद सरकारों का एक वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। उन्होंने शासन प्रणालियों को दो मुख्य आधारों पर बांटा। पहला, सत्ता कितने हाथों में है, एक व्यक्ति, कुछ लोग या बहुसंख्यक जनता। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण आधार, शासन किसके हित में चलाया जा रहा है, समग्र जनता के हित में या केवल शासक वर्ग के निजी स्वार्थ के लिए। जब एक व्यक्ति पूरे समाज के कल्याण के लिए शासन करता है तो उसे राजतंत्र यानी कि मोनार्ची कहते हैं। लेकिन जब वही व्यक्ति केवल अपनी वासना और ताकत के लिए राज करने लगता है तो वो निरंकुशता यानी कि टिरनी में बदल जाता है। इसी तरह जब समाज के सबसे योग्य और गुणी लोग सबका भला सोचकर निर्णय लेते हैं तो वो कुलीन तंत्र एरिस्टोक्रेसी कहलाता है। लेकिन जब सत्ता केवल कुछ धनवान और स्वार्थी लोगों की जेब में सिमट जाती है तो वो अल्पतंत्र ओलिगार्की का रूप ले लेती है। तीसरे स्तर पर जब बहुसंख्यक जनता संवैधानिक नियमों और कानून के दायरे में रहकर शासन करती है तो अरस्तु उसे पॉलिटी कहते हैं, जो कि सबसे संतुलित व्यवस्था है। लेकिन जब ये व्यवस्था अनियंत्रित होकर केवल भीड़ के आवेगों, लोक लुभावन नारों और गरीबों द्वारा अमीरों के अंधाधुंध शोषण का जरिया बन जाती है तो वो भीड़ तंत्र या विकृत लोकतंत्र बन जाता है। इन विश्लेषणों से अरस्तु ये रणनीतिक चेतावनी देते हैं कि किसी भी व्यवस्था का नाम महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि सत्ता का उपयोग सार्वजनिक भलाई के लिए हो रहा है या संकीर्ण गुटबाजी के लिए। सत्ता का विकृत होना केवल नैतिक पतन नहीं बल्कि संस्थागत पतन की शुरुआत है। शक्ति का संतुलन, मध्यम वर्ग और स्थिरता की रणनीति। अरस्तु की राजनीतिक सोच का सबसे व्यवहारिक और अमर हिस्सा है उनका स्वर्ण मध्य मार्ग यानी कि गोल्डन मीन का सिद्धांत। वो मानते हैं कि समाज में जातिवाद हमेशा विनाश लाती है। समाज में आमतौर पर दो ध्रुव होते हैं, अत्यधिक अमीर और अत्यधिक गरीब। अरस्तु के अनुसार अत्यधिक अमीर लोग अक्सर घमंडी, विलासी और नियमों को ना मानने वाले हो जाते हैं। वे केवल हुक्म चलाना जानते हैं, सहयोग करना नहीं। दूसरी ओर अत्यधिक गरीब लोग निराशा, अभाव और ईर्ष्या के शिकार होते हैं। वो अक्सर आज्ञा मानना तो जानते हैं लेकिन स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाते और आसानी से भड़काए जा सकते हैं। जब ये दोनों वर्ग आमने सामने होते हैं तो समाज में निरंतर गृह युद्ध, घृणा और अस्थिरता का माहौल रहता है। इसलिए अरस्तु का रणनीतिक सुझाव है कि किसी भी राज्य या संस्था की स्थिरता की असली रीढ़ उसका मध्यम वर्ग यानी कि मिडिल क्लास होता है। मध्यम वर्ग ना तो दूसरों की संपत्ति छीनने की साजिश रचता है और ना ही इतना अमीर होता है कि दूसरों को कीड़े मकोड़े समझे। ये वर्ग तर्क संगत सोच, कानून के पालन और संतुलन का पक्षधर होता है। जिस समाज में मध्यम वर्ग बहुसंख्यक और शक्तिशाली होता है वह ना तो तानाशाही आसानी से पनप सकती है और ना ही हिंसक क्रांतियां होती हैं।
आधुनिक अर्थशास्त्र, राष्ट्र निर्माण और संगठनात्मक प्रबंधन में ये सबक अचूक है। किसी भी कंपनी या राष्ट्र को यदि लंबे समय तक स्थिर रहना है तो उसे अपने संसाधनों का ऐसा वितरण करना होगा जिससे भारी असमानता पैदा ना हो और एक मजबूत, संतुष्ट व जागरूक मध्यमवर्ती शक्ति का संतुलन हमेशा बना रहे। सर्वश्रेष्ठ राजनीतिक समुदाय वो है जिसका संचालन मध्यम वर्ग द्वारा किया जाता है, जहां जातिवाद के दोनों छोर संतुलित रहते हैं, ये अरस्तु कहते हैं। क्रांतियों के कारण और सत्ता की रक्षा की रणनीतियां। पॉलिटिक्स के 5वें भाग में अरस्तु एक बेहद यथार्थवादी और रणनीतिक विश्लेषक के रूप में उभरते हैं, जहां वे क्रांतियों, तख्ता पलट और राजनीतिक पतन के कारणों की चीरफाड़ करते हैं। वे स्पष्ट करते हैं कि क्रांतियों का मूल मनोवैज्ञानिक कारण अन्याय और असमानता की भावना है। जब समाज के किसी वर्ग को ये महसूस होने लगता है कि उनके योगदान के अनुपात में उन्हें सम्मान, पद या संसाधन नहीं मिल रहे हैं, तो विद्रोह की चिंगारी सुलगने लगती है। इसके अलावा शासकों का अहंकार, अनियंत्रित भ्रष्टाचार, विदेशियों का अनुचित हस्तक्षेप और अचानक किसी एक व्यक्ति या गुट का बेहिसाब शक्तिशाली हो जाना सत्ता को भीतर से खोखला कर देता है। अरस्तु सत्ता की रक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए कुछ ठोस रणनीतिक नुस्खे देते हैं। पहला, कानून के छोटे से छोटे उल्लंघन को भी नजरअंदाज ना करें, क्योंकि छोटी कमजोरियां धीरे धीरे पूरी व्यवस्था को खा जाती हैं। दूसरा, कभी भी किसी एक व्यक्ति या समूह को अत्यधिक और अनियंत्रित शक्ति न सौंपें, शक्ति का विकेंद्रीकरण बनाए रखें। तीसरा, जनता के मन में ये विश्वास हमेशा बना रहना चाहिए कि न्याय प्रणाली निष्पक्ष है और राज्य सभी की सुरक्षा का संरक्षक है। यहाँ तक कि एक निरंकुश शासक को भी अरस्तु ये व्यवहारिक सलाह देते हैं कि यदि उसे टिकना है तो उसे कम से कम एक धार्मिक, न्यायप्रिय और लोक कल्याणकारी राजा जैसा आचरण दिखाना होगा, फिजूल खर्ची रोकनी होगी और जनता के बुनियादी सम्मान को कभी ठेस नहीं पहुंचानी होगी। ये भाग साबित करता है कि अरस्तु केवल आदर्शवादी दार्शनिक नहीं थे, बल्कि वे सत्ता के वास्तविक संचालन और मानवीय कमजोरियों के सूक्ष्म रणनीतिकार थे। आधुनिक नेतृत्व, कॉर्पोरेट रणनीति और जीवन में अरस्तु के सबक। 2500 साल पहले लिखे जाने के बावजूद अरस्तु की पॉलिटिक्स आज के 21वीं सदी के लीडर्स, रणनीतिकारों और सामान्य नागरिकों के लिए उतनी ही अनिवार्य और मार्गदर्शक है। आज के कॉर्पोरेट जगत में हम जिन मुद्दों से जूझ रहे हैं, जैसे कंपनी कल्चर, एथिकल गवर्नेंस, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट और वर्कप्लेस पॉलिटिक्स, उन सभी के मूल समाधान अरस्तु के दर्शन में छिपे हैं। एक सफल सीईओ या टीम लीडर केवल प्रॉफिट या नंबर्स के दम पर दीर्घकालीन साम्राज्य खड़ा नहीं कर सकता। उसे अरस्तु के साझा उद्देश्य और न्याय संगत संतुलन को अपनाना होगा। यदि किसी संगठन में केवल शीर्ष अधिकारियों को भारी इंसेंटिव मिले और काम करने वाले कर्मचारियों की अनदेखी हो, तो वहां आंतरिक असंतोष और पतन निश्चित है, ठीक वैसे ही जैसे किसी अमीर शासित अलपतंत्र में होता है। इसके अलावा अरस्तु हमें याद दिलाते हैं कि शिक्षा का अंतिम उद्देश्य केवल तकनीकी कौशल सिखाना नहीं है, बल्कि चरित्र निर्माण और नागरिक सद्गुण विकसित करना है। एक स्वतंत्र और समृद्ध समाज वही बन सकता है जहां के नागरिक जागरूक हों, फेक नैरेटिव और लोक लुभावन वादों के पीछे भागने की बजाय तर्क और संविधान के साथ खड़े हों। सत्ता केवल व्यक्तिगत जागीर नहीं, बल्कि जनता द्वारा सौंपा गया एक पवित्र विश्वास है। अरस्तु की पॉलिटिक्स हमें ये महान जीवन मंत्र देती है कि शक्ति का सर्वोत्तम उपयोग दूसरों पर प्रभुत्व जमाना नहीं, बल्कि एक ऐसा वातावरण तैयार करना है जहां हर व्यक्ति अपने सर्वोत्तम रूप को प्राप्त कर सके और एक सार्थक, न्यायपूर्ण व आनंदमय जीवन को जी सके। उत्कृष्टता कोई अकेला कृत्य नहीं, बल्कि एक निरंतर आदत है। राज्य और संगठन का लक्ष्य भी केवल जीवित रहना नहीं। उत्कृष्टता कोई अकेला कृत्य नहीं, बल्कि एक निरंतर आदत है। राज्य और संगठन का लक्ष्य भी केवल जीवित रहना नहीं, बल्कि एक उत्कृष्ट जीवन की रचना करना है, ऐसा अरस्तु कहते हैं। तो दोस्तों, आपको ये ऑडियो बुक कैसी लगी हमें जरूर बताएं, और किसी और विषय पर अगर आप ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक्स।